देखिए, सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ ये महाराष्ट्र के किसान हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में मैं आपको कुछ जो सत्य है मैं आपको बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोलता। और आज की तारीख में सारा का सारा जो साइंस है या जो धर्म है या जो अध्यात्म है वो झूठ की इमारत, झूठ के उस पर खड़ा हुआ है। प्राकृतिक खेती आज 17वीं शताब्दी तक, आप याद करिए, इतिहास नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा, 17वीं शताब्दी तक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जबकि मैं मुग़लों का ग़ुलाम था तब भी मैं भारत सोने की चिड़िया था। मैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। कब? जब 700 साल ग़ुलाम रह चुका था तब। और 34% टोटल विश्व का खाद्यान्न मैं पैदा करता था। मैं पुरोहित राष्ट्र कहलाता था। आज हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। 1950 के दशक में मेरे देश में खाने का अभाव था। 17वीं शताब्दी में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न था, मैं तो निर्यात करता था। लेकिन 1950 में मैं आयात करता था, खाने का अभाव था, लोग भूखों मर रहे थे। 1960 में हरित क्रांति शुरू हुई, जिसमें था कि उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग किया जाए, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाए, मैकेनाइजेशन की ओर चला जाए, सिंचित फसलों का ज़्यादा एरिया बढ़ाया जाए, सिंचाई साधनों का विस्तार हो। और बाद में क्या है, फसल सुरक्षा के नाम पर खरपतवारनाशी और कीटनाशी और फफूंदनाशी रसायनों का प्रयोग भी किया जाए। 1960 से शुरू हुआ ये सिलसिला। 1990 में आपको याद दिला दूं, 1950 में मेरा देश का खाद्यान्न उत्पादन 60 मिलियन टन था। 1990 में हम 200 मिलियन टन, 30 साल के अंतर में 200 मिलियन टन पर पहुंच गए। और 1990 के बाद से देश की नीतियों को, बुद्धिजीवियों को ये समझ में आने लगा कि मेरे देश की ज़मीनें खराब हो रही हैं, मेरा पानी नीचे जा रहा है, मेरी बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही है। मनुष्य को खाने को तो मिल गया लेकिन अस्पताल में भी जाने लगा। यानी कि ये जो हरित क्रांति के जो कार्यक्रम थे उनके दुष्परिणाम हमारे सामने आए। लेकिन फिर क्या हुआ, जैविक खेती का काम शुरू हुआ 1998 से। 22 साल चला, फेल हो गया। फेल हुआ नहीं, फेल किया गया। जैविक खेती में क्या था, जब आप देखिए, गूगल खोजिए ज़रा, ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखिए तो एक हाथ में वर्मी कंपोस्ट के ऊपर 2 पत्ती का पौधा बन के आता है। यानी कि खेत का केंचुआ क्यों मर गया, इस पर 22 साल चर्चा नहीं हुई, आज भी नहीं हो रही है। खेत का केंचुआ कहाँ गया, कैसे मरा, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। वर्मी कंपोस्ट, गुड्डे गुड़िया का खेल, यानी कि 2 किलो केंचुआ लाइए और थोड़ा सा गोबर रखिए, उसको पक्का बना करके उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाइए। यार, वर्मी कंपोस्ट तो केंचुआ बना रहा था ना खेत में। आप सुनिए, जैविक खेती का कार्यक्रम फेल होने के बाद अब फिर लोग नया नाम लाए, प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती हम लोग क्या शब्द पढ़ते हैं आप देख लेना, इसको भी डालिए ज़रा नेट पर, तो उसमें आता है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अब गाय में प्रकृति है कि प्रकृति में गाय है? तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, गाय में ही प्रकृति है। यानी गाय सलामत रहे, केंचुआ रहे न रहे, तितली रहे न रहे, मधुमक्खी रहे न रहे, कोई जीव न रहे, गाय रहे। और सुनिए, गाय भी रखना नहीं चाहते लोग, गाय का गोबर और गौमूत्र बेचना चाहते हैं। इस पूरे सिस्टम में आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाने अनजाने लोगों के पीछे, इस पूरी कवायद के पीछे जो अवधारणा है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि काश गाय का पेशाब भी बिकने लगे। प्राकृतिक खेती से उनको भी मतलब नहीं है। अब मैं प्राकृतिक खेती बता रहा हूँ। रहीमदास जी का नाम सुने ना? रहीमदास जी एक कवि हुए हैं। रहीमदास जी का दोहा है, और कैसो साल
600-700 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब भी गिरावट आ चुकी थी खेती में। तो रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन बिरवा खेत में सींचे थे कुम्हलाए। यानी देखिए, मैं तो आज खड़ा हूँ 2022 के दशक में, रहीमदास जी 16वीं शताब्दी में, यानी 17वीं शताब्दी में आत्मनिर्भर थे, तब भी रहीमदास जी क्या फील कर रहे हैं कि किसान खेत में बोता है फसल, बेचारा नहर से पानी लगाता है, तालाब से पानी लगाता है, नाना प्रकार के यत्न करता है, फिर भी उसकी फसल ठीक नहीं होती। जबकि रहीमदास जी ने देखा जंगल में तो सब कुछ ठीक है। तो दोहा उन्होंने लिखा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। मैं उस दोहे के कॉन्सेप्ट पर काम करता हूँ और मैंने अनुभव किया है कि जंगल को समझिए, अगर प्राकृतिक खेती सीखनी है तो जंगल को समझिए। जंगल में गाय नहीं है, फिर भी वहाँ जीवामृत है, जीवाणु हैं। तो मेरे पास ये जो सारे ड्रमों में बैक्टीरिया पल रहा है, ये जंगल का लाया हुआ है। 1 ग्राम गौमूत्र और 1 ग्राम गोबर का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। कैसे? जीवाणु क्या खाता है? जीवाणु नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट यानी घास फूस जो खेत में छूट जाते हैं उसे वो खाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जीवाणु हैं ही नहीं। एक शब्द होता था 1970 के पहले, ह्यूमस। एग्रीकल्चर पढ़ने वालों से पूछना कि कभी आज के 50-60 साल पहले की किताब में ज़रा जीवांश कार्बन दिखाओ हमको, कहाँ लिखा है? तो जीवांश कार्बन टर्म नहीं था, क्या था? ह्यूमस। ह्यूमस में क्या होता है? ह्यूमस एक वो पदार्थ है जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन। ह्यूमस में कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड सेल होती हैं, जहाँ मरे हुए जीव हों, जिंदा जीव हों और जिंदा जीवों का भोजन हो, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अब चूंकि आधुनिक कृषि प्रणाली में जब आप ट्रैक्टर चलाएंगे, जब आप यूरिया डीएपी डालेंगे, जब आप हैवी फसल सुरक्षा रसायन डालेंगे, दीमक को मारने के लिए एक दवा डालते हैं आप लोग, क्लोरोपाइरीफास। अब आप सोचना, एक कृषि वैज्ञानिकों की नीति बता रहा हूँ, एक साजिश क्या चल रही है। दीमक नंबर 1 तो हमारी मित्र है, दीमक कभी लिविंग टिश्यू को नहीं खाती, लेकिन सबके दिमाग में क्या भर दिया गया? दीमक दुश्मन है। दीमक दुश्मन नहीं है, मित्र। दीमक मित्र है। दीमक कभी भी लिविंग टिश्यू को, कभी जिंदा पेड़ को नहीं खाती। अब उनका इरादा क्या है? दीमक को मारने के लिए किसान क्लोरोपाइरीफास डालेगा, तो क्या होने वाला है? केचुआ मरेगा, माइक्रोब्स मरेंगे, ज़मीन जो जिंदा है वो मर जाएगी। और जब ज़मीन मर जाएगी तो मेरे नाना प्रकार के प्रोड्यूस मार्केट में बिकेंगे। किसान तो पागलों की तरह बाज़ार में घूमेगा, साहब मेरी फसल कमज़ोर हुई, साहब मेरी फसल में रोग लग गया, साहब मेरा ये हो गया। तो हम क्या कुछ बेचेंगे? तो प्राकृतिक खेती में क्या है? खेत की मेड़ बनाइए ताकि वर्षा ऋतु में जो विष्णु भगवान पिता, धरती को अगर हम माँ कहते हैं तो विष्णु को पिता मानना चाहिए, और पिता है भी वो। तो जब पिता बारिश के सीज़न में माँ से मिलने आता है तो आप क्या करते हैं? मिलने नहीं देते, बह जाने देते। एक गलती। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए आप खेल, विष्णु आता है सीजन में 1 बार साल में, और मैं उसको खेत में रुकने नहीं देता हूं, तो आप करते रहिए कैलेंडर में विष्णु की पूजा, तो आपसे खुश होने वाला नहीं है। ब्रह्मा, वायुमंडलीय क्षेत्र या पेड़ आपने काट डाले कि पेड़ काट मारता है, ब्रह्मा जी भी गए। और धरती को शिव कहा गया है। जिस शिव में, जो शिव की बारात में कौन था? शिव की बारात में जब शिव की पार्वती से शादी हुई तो कोई कौन था? सारे जीव जंतु थे, सांप, बिच्छू, घोड़ा, गधा, नादिया। आज क्या हुआ? सब गायब। तो शिव जी के बाराती भी नाराज हैं। ज़मीन में कौन सा जीव है बताइए आप? दीमक वहाँ नहीं, केंचुआ वहाँ नहीं, चिड़िया वहाँ नहीं, मधुमक्खी वहाँ नहीं, तितली वहाँ नहीं, क्या है? तो हम बचे हैं, केवल काली खोपड़ी का इंसान बचा है, और ये नंगी ज़मीन। और फिर हमको सिखाया जा रहा है गौ आधारित प्राकृतिक खेती।
तो प्राकृतिक खेती में जो गौ जीवामृत है, सबसे शुरुआत कहाँ से करनी है? पहला काम क्या है? बरसात के सीज़न में आपके खेत की मेड़ जहाँ से पानी निकलता होनी चाहिए। नंबर 1 सूत्र, अगर ये नहीं कर पाता कोई तो वो कुछ भी कर ले, वो प्राकृतिक खेती नहीं स्टार्ट कर पाएगा। फिर उस मेड़ पर पेड़, क्योंकि पेड़ के बिना चिड़िया वापस आने वाली है नहीं। चिड़िया को मेड़ चाहिए, पेड़ चाहिए, पानी चाहिए, ताकि पेड़ के सारे बहुत सारे इंसेक्ट होंगे जो चिड़िया का भोजन होंगे, और बहुत सारे पेड़ जैसे बरगद का, पीपल का, पाकड़ का, गूलर का, इनके फल चिड़िया ही खाती है। ऐसे पेड़ होने चाहिए। तो चिड़िया रहेगी तो क्या होगा? जब आपकी क्रॉप में कोई इंसेक्ट आएगा तो चिड़िया क्या करती है? इंसेक्ट खाती है। पहले ऐसे ही नियंत्रण होता था, अब चिड़िया गायब हो गई, इंसेक्ट आएगा खाएगा, अब उसको कौन मारेगा? सीधे सीधे एक ही इंसेक्टिसाइड मारेगा, और चिड़िया होती तो वो मैनेज कर लेती। तो कीटों का नियंत्रण तो चिड़िया और मेंढक करता है। अब आइए ज़मीन में फसल के जो बीमारियां, उनका नियंत्रण। बीमारियां कहाँ से आएंगी फसल में? सॉइल से आएंगी। सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं नहीं, मैंने मार दिए, ठीक है ना। तो जैसे चिड़िया इंसेक्ट को कंट्रोल करती है, वैसे ही बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खेत में जो नेगेटिव पैथोजिन है, क्रॉप में रोग फैलाने वाले, उनको कंट्रोल करते हैं। तो आपके सामने ये जीवामृत का ड्रम है, ये अभी किसान आए थे, मैंने उनके लिए बनाया था, मतलब सिखाने के लिए। अब आपको दोबारा नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ। एक 200 लीटर का ड्रम लीजिए, इसमें 180 लीटर पानी भर दीजिए। आज तो आप यहाँ आए तो आप हमसे कल्चर ले जा सकते हैं। जिसको बोल देगा कि हमको कल्चर चाहिए तो मैं कल्चर तैयार करवा दूंगा। आप कल्चर ले जाइए और अपने घर में जाना, ड्रम भरना, पानी भरना और उसमें डाल देना 5 किलो आटा, 5 किलो चीनी डाल देना और उसको हिला देना ढंग से। तो इसमें क्या पानी भरना है। और अगर जंगल आपके इलाके में है तो जंगल में मिट्टी ले आइए। जंगल में कहाँ से है? देखिए, जंगल हमेशा यूँ पहाड़ होते हैं ना खड़े, तो जहाँ खड़े पहाड़ में पेड़ हैं तो वहाँ तो मिट्टी बायोमास बह जाता है सब। लेकिन जंगल में कहीं डिश मिलेगी। जंगल के अंदर जब जाएंगे तो कहीं पर फल पत्ती सब एक जगह इकट्ठा मिलेंगे, वहाँ पर माइक्रोब्स मिलेंगे। तो उसको ऊपर से हटाइए, नीचे की मिट्टी खोल लीजिए, लगभग ब्लैक कलर की होगी। 5 किलो मिट्टी लाइए, ड्रम में डाल दीजिए। लिखा है ना जंगल आधारित प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती को समझना है तो जंगल जाना पड़ेगा। जंगल में किसी भी वनस्पति को कोई पानी नहीं देता, कोई फर्टिलाइज़र नहीं देता, और जंगल में आप 3 दिन रहना, घूमना और माइक्रोस्कोप से लेंस लगा के देखना किसी पत्ते को कीड़ा खा रहा है क्या, किसी पेड़ में कोई बीमारी है क्या, आपको नहीं मिलेगी। बीमारियों के जीवाणु वहाँ भी हैं, कीट वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ नियंत्रित करने वाले लोग भी हैं। तो पानी वहाँ नहीं चाहिए, रासायनिक उर्वरक वहाँ नहीं चाहिए, पेस्टिसाइड फंजीसाइड वहाँ नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नंबर 1, वहाँ की सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 2% है, और हमारे खेत में सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 बचा है। 0.3 जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन बचेगा वहाँ बार बार सिंचाई पौधा मांगेगा, क्योंकि ज़मीन को पानी को रोक लेने की सामर्थ्य कमज़ोर हो गई है। और ठीक 40 साल पहले आपने देखा होगा रबी के सीज़न में, याद करना, आप पिताजी से पूछ लेना, और देखा हो तो देखा, चना में, मटर में, मसूर में, राई में, अलसी में, किसी भी रबी की फसल में, गेहूं छोड़ करके, गेहूं होता ही नहीं था, बिना पलेवा के बोई जाती थी फसल और बिना सिंचाई के काट ली जाती थी फसल। आज बिना पलेवा के बो नहीं सकते और बिना सिंचाई के काट नहीं सकते। क्यों? 40 साल पहले हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन ह्यूमस 0.52 था, जो आज घट के 0.3 रह गया। और जब 300 साल पहले जाएंगे, जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, तो हमारी इसी ज़मीन में जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा होता था। पहले कोई नहर थी क्या? अंग्रेज़ों के पहले खेती हो रही थी कि नहीं हो रही थी? कोई फर्टिलाइज़र था? कोई ट्रैक्टर था? हो रही थी ना। वही प्राकृतिक खेती है। तो इस खेती में आपको क्या करना है? शुरुआत कहाँ से करनी है? एक ड्रम लेंगे, उसमें पानी भरेंगे,
5 किलो जंगल की मिट्टी लाएंगे, वो डाल देंगे, 5 किलो आटा डाल देंगे, 5 किलो चीनी या गुड़, दो में से कोई एक डाल देंगे। आटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, उसमें ये नहीं रहे चने का कि चावल का, न, कोई भी आटा घोल देंगे। 15 दिन के बाद 3 किलो आटा 3 किलो चीनी फिर डाल देंगे। जंगल से अगर मिट्टी लाए हो तो इसमें एक ब्लैक संरचना आएगी इस तरीके की। अभी ये ब्लैक नहीं है, अभी तो हमारा भोजन का पार्ट है ये वाला। एक ब्लैक संरचना आएगी, उसको छन्नी से निकाल के बाहर फेंक लेंगे कि ब्लैक जो ग्रोथ होगी वो निगेटिव पैथोजन की होगी। जंगल में निगेटिव भी हैं, पॉजिटिव ज़्यादा, निगेटिव कम है, तो वो निकाल के फेंक देंगे। फिर 10वें दिन 2 किलो आटा 2 किलो चीनी डालेंगे और फिर हर 10 दिन पर 2 किलो आटा 2 किलो चीनी डालते रहेंगे। 2.5-3 महीने में आपका ये जीवामृत बेहतरीन क्वालिटी का बन जाएगा। और ये 1 ड्रम 10 एकड़ ज़मीन के लिए है, केवल एक बार डालना है, केवल एक बार। फसल की बुआई के पहले जब जुताई करने जा रहे होंगे, खेत में बस नमी हो, 100 किलो गोबर की सूखी खाद लीजिए और 20 लीटर इससे जीवामृत निकालिए, उसमें फैलाइए, मिला दीजिए और 1 एकड़ ज़मीन में बिखेर करके पीछे से जुताई कर दीजिए। अब आपका टीका लग गया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो जीवाणु थे वो पहुंच गए खेत में। अब अगर आप अकल थोड़ा सा विज्ञान समझेंगे तो फिर आपको कभी नहीं डालना, एक बार डालने के बाद कभी जीवन में नहीं डालना। अगर खेत की मेड़ पर पेड़ लगा लिए हैं तो, क्योंकि गर्मियों में अप्रैल मई जून के महीने में माइक्रोब धूप के कारण मरेंगे, लेकिन अगर 4-5-6 जगह बढ़िया से पेड़ हैं तो वहाँ जिंदा रहेंगे। बारिश आएगी, ज़मीन का टेम्परेचर डाउन होगा और ये माइक्रोब्स माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल जाएंगे। तो नंबर 1, पेड़ अगर हैं तो दोबारा नहीं डालना। दूसरी और चीज़, मान लीजिए एक बार आपने डाल दिया, फिर आपके खेत में कहीं दीमक दिखाई दी, मतलब 2 पौधे गेहूं के सूख गए। किसी ने कहा तुम्हारे खेत में तो दीमक लगी, तुमने उखाड़ के देखा तो वास्तव में दीमक थी। वो गेहूं का पौधा मैकेनिकल इंजरी से सूखा है या किसी फंगल डिजीज से सूखा है, दीमक तो बाद में आई है उसको खाने। तो आपने क्या किया, फिर क्लोरोपाइरीफास डाल दिया। तो जब दोबारा क्लोरोपाइरीफास डाल देंगे तो क्या हुआ, ये जो जीवाणु डाले थे ना, ये फिर ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए कि नहीं हो गए? एक बार जामन लगाया था और उसको फिर आपने दवा डाल के मार दिया। अगर हमने कसम खा ली कि खेत की मेड़ पर पेड़ लगा देंगे और आप खेत में कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं डालेंगे, वीडीसाइड नहीं डालेंगे, तो मेरी गारंटी है कि फिर इसको दूसरी बार भी कभी नहीं डालना। अन्यथा अभी क्या हो रहा है, किसान पहले बीज शोधन करता है बीजामृत से, फिर भौम शोधन करता है घन जीवामृत से, फिर जीवामृत को पानी की नाली में डाल करके बहाता है 3-3 बार, और उसके बाद उसका उत्पादन कितना हो जाता है, आधा। फिर वो लौट जाता है कि ये सब बेवकूफ़ी का काम है। बेवकूफ़ी का काम इसलिए है कि जो जीवामृत आपको परोसा गया उसमें 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी की बात कही गई है। 500 ग्राम मिट्टी में जो जीवाणु थे वो 72 घंटे में इस 200 लीटर के ड्रम में 10 की पावर 8 कैसे हो जाएंगे। 1 किलो बेसन दिया, 1 किलो गुड़ दिया, बस 200 लीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई हमको एक दिन भोजन मिले फिर 15 दिन भोजन ना मिले, मैं क्या होगा। तो जीवाणुओं के डेवलपमेंट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए उनको भोजन पर्याप्त चाहिए। तो इसमें 2.5 महीने में आप देते हैं कम से कम 20 किलो आटा, 20 किलो गुड़, तब 40 किलो दे दिया भोजन, तब ये 200 लीटर में अच्छे खासी संख्या में मल्टीप्लाई होकर के बाहर आते हैं। और आप केवल 20 लीटर मात्रा सफिशिएंट है। आप ये मेरे खेत देख लीजिए, पपीते के पेड़, यहाँ जो कुछ भी मिलेगा, यहाँ पिछले 9-10 सालों से मतलब एक दाना यूरिया, डीएपी, पोटास और किसी भी फसल में कोई बीमारी, किसी भी पेड़ में, फसल में कोई बीमारी यहाँ नहीं लगती। यानी जीरो बजट की खेती। जंगल में क्या जीरो बजट की खेती है कि नहीं है? क्यों है? जंगल की माया। ठीक है ना। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें 40 किलो जब डालते हैं तो बढ़ के ऊपर आ जाएगा ना फिर? पानी तो इवेपोरेट होता रहता है ना पानी तो उड़ता रहता है। जैसे अभी मैं इसमें 15 दिन पानी नहीं डालूंगा
तो ये इतना कम हो जाएगा। तो उसकी चिंता, अगर मान लो बरसात का सीज़न है, ठंड का सीज़न है और आपका आगे आ गया, तो इसको दूसरे ड्रम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो जिस किसान भाई को यहाँ से ले जाना हो हमको बता दे, आपको साथ ले जाना पड़ेगा और इसी विधि से आप अपना लीजिए। बहुत सारे किसान वहाँ से आकर के ले गए हैं, ठीक है ना। नमस्कार। मुझे एक बताइए सर। हाँ इसमें आप बोले पहले 5 किलो गुड़, हाँ, फिर 10 दिन में फिर 15 दिन में 3 किलो, 3 किलो 3 किलो, फिर 10 दिन फिर हर 10वें दिन 2-2 किलो, टोटल कितना हो गया इसमें? 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा। नहीं, गुड़ कितना हो गया यार? अब आप देखो 5 फिर 8 और फिर 5 बार आपने 2-2 किलो दिया, मान लो 18 किलो। मैंने बोला ना 20 किलो लगभग। 2 महीने देने के 20 किलो। हाँ। आप इसको जारी रखेंगे क्योंकि अगली क्रॉप आएगी, इसको यूज करेंगे और जब यूज करेंगे तो ड्रम खाली हो जाएगा, फिर पानी भर देंगे। अब 2 किलो का 2+2 का सिस्टम चलाते रहिए। ये 10-20 साल ये कभी ना नष्ट होने वाली चीज़ है, निरंतर आपके काम आएगी। लेकिन अगर आप सीख गए तो फिर निरंतरता बनानी भी नहीं। ये क्या गर्मी कितना डालना है? इसका स्मेल अलग, इसका स्मेल अलग और इसका स्मेल अलग। ये अभी मैंने बोला था 5 दिन पहले मैंने इसको बनाया, ये मैच्योर है। और इसका कल्चर क्या है? कौन सा क्या कल्चर कौन सा है? कल्चर बोले ना कुछ, आपने नहीं सुना इसका मतलब? नहीं, आप फिर वहीं गए। कल्चर कौन सा? जंगल की मिट्टी का कल्चर। आप बोले ना मेरे पास कल्चर है, वो लेके जाओ। हाँ कल्चर है, मतलब क्या करता हूँ, चूँकि लिक्विड रूप में ले जाना आपके लिए दिक्कत है, तो मैं क्या करता हूँ 7 किलो का बैग है, उसमें गोबर है, चीनी आटा है और 3 लीटर इसको उसमें डाल दूँगा, तो कैरी बैग हो जाएगा ना, आराम से ले जाइएगा। 3 लीटर कल्चर है ना उसमें, फिर वो बैग आप अपने घर में जाके 200 लीटर के पानी में डाल देंगे, 5 किलो आटा 5 किलो चीनी डाल देंगे, स्टार्ट हो जाएगा।